नमस्कार, आप देख रहे हैं डन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 के मद्देनजर मधुबनी जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने उड़न दस्ता टीम का किया गठन। खजौली प्रखंड के सुक्की गांव के एक घर में आग लगने से लाखों की संपत्ति जलकर राख। बेनीपट्टी के ग्रामीण कार्य विभाग कार्यालय पर स्थानीय संवेदक ने किया धरना प्रदर्शन। मधुवापुर में उप प्रमुख वीरचंद पटेल के खिलाफ लगा अविश्वास प्रस्ताव हुआ पास। 17 पंचायत समिति सदस्यों में से 15 सदस्यों ने मतदान में दी अपनी भागीदारी। लगनिया का उप डाकघर बुरी तरह क्षतिग्रस्त, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। वंचित राशन कार्ड धारियों के आयुष्मान कार्ड निर्माण के लिए कैंप की सफलता को लेकर किया बैठक। लगनिया प्रखंड कार्यालय में उप प्रमुख पद के चुनाव का कार्यक्रम हुआ संपन्न। ध्रुव नारायण महतो बने प्रखंड उप प्रमुख। मधुबनी जिले में जोर शोर से चलाया जा रहा मतदाता जागरूकता अभियान। कहीं नुक्कड़ नाटक तो कहीं हो रही मेहंदी प्रतियोगिता। जिला अंकेक्षण कार्यालय के प्रधान सहायक एहतसामुल हक के सेवानिवृत्त होने पर विदाई समारोह का हुआ आयोजन। बेनीपट्टी में केक काटकर जदयू कार्यकर्ताओं ने मनाया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का 73वां जन्मदिवस। खबरें अब विस्तार से। आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 को लेकर मधुबनी जिला प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है। गौरतलब है कि भयमुक्त, शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से चुनाव के आयोजन को लेकर सभी तैयारियां की जा रही है। इसी कड़ी में मधुबनी के जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के द्वारा उड़न दस्ता टीम का गठन किया गया है। जिला के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 3 उड़न दस्ता टीम का गठन किया गया है। इस उड़न दस्ता टीम का कार्य सभी चीजों पर नजर रखना, पैसे के लेन देन, शराब वितरण, शराब तस्करी और ऐसे वो सभी चीजें जो मतदाताओं को प्रभावित कर सकते हैं, उन सब पर कड़ी निगाह रखने का कार्य होगा। वहीं उड़न दस्ता जीपीएस लगे वाहनों से भ्रमण करेगी। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं ये पूरी खबर। आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 के अवसर पर प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में अवैध नगद के लेन देन, अंतरण, वितरण, शराब का वितरण एवं अन्य कोई संदेहास्पद वस्तुएं जिससे मतदाताओं को प्रभावित करने की संभावना हो, उस पर निगरानी रखने व पता लगाने एवं पकड़ने हेतु प्रत्येक विधानसभा में कम से कम 3 उड़न दस्ता टीम का गठन किया गया है। इस टीम के साथ एक दंडाधिकारी, एक पुलिस पदाधिकारी, 4 सशस्त्र बल एवं एक वीडियोग्राफर की भी प्रतिनियुक्ति की जानी है। इसके साथ ही सभी प्रकार की शिकायत जैसे आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन एवं उसके समरूप शिकायत की सूचना पर
त्वरित कार्रवाई करने, सभी प्रकार की शिकायत जैसे धमकी देना, मतदाताओं को प्रभावित करना, असामाजिक तत्वों की अवांछित गतिविधि, अस्त्र शस्त्र की जमाखोरी, मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए नकद का वितरण, इन सभी जानकारियों पर त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। सभी उड़नदस्ता दल के दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारियों को अपने प्रभार के क्षेत्र में सतत भ्रमणशील रहकर विशेष निगरानी बरतने का निर्देश दिया गया है। उड़नदस्ता की टीम जीपीएस युक्त वाहनों से भ्रमण करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। खजौली थाना क्षेत्र से अगलगी की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां खजौली थाना क्षेत्र के सुक्की गांव के एक आवासीय घर में अचानक आग लग गई। गौरतलब हो कि पीड़ित शिव नारायण सिंह के घर और बगल के राजू टेंट हाउस में आग लगी, जिसके कारण लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई। बहरहाल आग लगने का कारण अब तक पता नहीं चल पाया है। खजौली थाना क्षेत्र के सुक्की गांव के वार्ड 13 में गुरुवार को शिव नारायण सिंह के आवास व राजू टेंट हाउस में आग लगने से लाखों मूल्य की संपत्ति खाक हो गई। घटना दिन के करीब 3 बजे की है। घर में आग लगने से 25,000 नगद, अनाज व फूस का घर सहित घर में रखे टेंट हाउस की करीब 2 लाख की संपत्ति जल गई है। आग कैसे लगी, इसकी किसी को जानकारी नहीं है। आग की लपटें देख ग्रामीण एकजुट होकर आग पर काबू पाया। आग बुझाने के दौरान एक महिला को करंट लगने से वह जख्मी भी हो गई। पंचायत के मुखिया अशोक कुमार सिंह ने घटना की सूचना सीओ डेजी सिंह को दिया। सूचना पर पहुंचे सीआई अरविंद कुमार ने घटनास्थल पर पहुंच घटना की जांच की। नारायण सिंह कौन जगह छै ये सुखी घाट टोल 13 नंबर वार्ड छै। की भेलै है तो एने हम सब घर पर कोई परिवार नहीं छलखिन ग। अब केना आग लगले नहीं लगले हमरा कोनो जानकारी नहीं छै। एक लगी में कच्चे आग लगने छले बर्तन भरा अनाज छलखिन ग और टेंट के सामान छले, स्पीकर छले। कते घर में आग लगल छै? केटा घर में? घर 2 गो घर में 3 कोठली भेले। 3 कोठली के जी सर। की सब सामान जरले? सामान एक कोठली ने टेंट के पूरा बर्तन की सब छले? बर्तन टोपिया नादी अल्मुनिया का। अब भंसा घर ने अनाज और जलावन था। मोटामोटी 1.5 कुंटल के आसपास में मेरा अनाज था। कते के क्षति भेले? क्षति कुल मिला के सब मिला के बुझे ना मोटामोटी 2 लाख होगा। माने टेंट सामान टेंट के सर बर्तन था उसने 1 लाख 70 लाख 70,000 जी सर। और स्पीकर अलग दूसरे रूम में था, तो वो भी सब मिला के 40,000 होगा। 1 लाख का टेंट का सामान जी मोटा मोटी सब मिला के 1 लाख। एक बक्सा जल गया है तो उसको मोटा मोटी 35,000 जोड़ लीजिए। नगद कते? नगद 25,000 जो मेरा उस रूम में सो रहा था उसने 25,000 कैश था, बस किसी के देने के लिए थे, ब्याज पर इसको लिया था। राखल छले सेहो जी सर जी। करीब 1.5 लाख के करीब में टेंट के सामान। हाँ सब मैंने 2 लाख रुपया का भुगतान मेरा हुआ है। घर पर कोई नहीं था, नहीं बच्चा नहीं मेरा बीबी, कोई भी नहीं था। फिर ये आग मिझेले के लिए हम जब तक आया उस गांव में लोग मुझा दिए थे। ये स्थानीय लोग सब मिझे। जी 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 सर। की नाम से टेंट चले छै? ये राजू टेंट हाउस। अच्छा। मेरा भतीजा का नाम हुआ है, उसी नाम से चलता है। 10 साल से। क्या बजे करीब में घटना भेले थी? घर करीब 3 बजे के आसपास में। 3 बजे के आसपास। हाँ 3:13 ने मेरा फोन हुआ था, तो मैं गबरौरा में था, पुल के पास जा रहा था कहीं दूसरा जगह। तो वहाँ से हम घूम के आया तो मेरा बाइक पंचर हो गया मटियरवा पर। तो बाइक छोड़ के फिर दूसरा बाइक से हम आया, तब तक शांत हो गया था। पत्नी घर पर नहीं छे, बच्चा सब स्कूल से हमारे पत्नी एले इस बच्चा के लेके तो वो छले आग लग गया छले। जहन अबे तो एलिए एते तो रुकले तो आग लग। सर हमरा बुझा रहले कि हमारे बिजली से लगले और नहीं मेरा खाना से लगा हुआ है, कोई दुश्मनी से लगा हुआ है। स्पष्ट है बात। दुश्मनी से लगा? जी सर। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। बेनीपट्टी के ग्रामीण कार्य विभाग प्रमंडल कार्यालय पर संवेदक के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। गौरतलब हो कि संवेदक ने ग्रामीण के साथ धरना प्रदर्शन किया। संवेदक का आरोप है कि विभाग के द्वारा 40% कमीशन लेने के बावजूद भी निर्माण को लेकर मटेरियल नहीं उपलब्ध कराया गया है। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं क्या है ये पूरी वारदात। ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल बेनीपट्टी के कार्यालय पर गुरुवार को स्थानीय संवेदक राम बाबू यादव ने अन्य लोगों के साथ धरना दिया। इससे पूर्व बेनीपट्टी नगर के अंबेडकर चौक से लोग राम बाबू यादव के नेतृत्व में जुलूस की शक्ल में आरडब्ल्यूडी कार्यालय प्रांगण अवस्थित धरना स्थल पर संबंधित विभाग के
अधिकारियों के खिलाफ में जोरदार नारेबाजी करते हुए पहुंचे। इस अवसर पर संवेदक रामबाबू यादव ने कहा कि ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल बेनीपट्टी के अंतर्गत एफडीआर योजना वित्तीय वर्ष 2020-21 के भुगतान में संगठित लूट खसोट के तहत कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता, कनीय अभियंता मदन चौधरी, लेखापाल प्रभात रंजन, एजी बिहार एवं अन्य अधिकारियों के द्वारा 40% कमीशन लेने के बाद भी मटेरियल आपूर्तिकर्ता व श्रम आपूर्तिकर्ता का भुगतान नहीं हो रहा है। संवेदक रामबाबू यादव ने कहा कि एफडीआर योजना के तहत उन्होंने बीते वर्ष 2020 में काम किया, जिसमें उन्हें 19,23,000 रुपए भुगतान होना था, लेकिन तत्कालीन कार्यपालक अभियंता केशव सहनी के कार्यकाल में कनीय अभियंता मदन चौधरी ने मिलीभगत कर उनके बदले में दूसरे संवेदक को विगत 22 दिसंबर 2023 को उस राशि का भुगतान करवा दिया, जबकि कनीय अभियंता मदन चौधरी का तबादला बेनीपट्टी से तकरीबन 2 साल पूर्व ही हो चुका है। वो जब एफडीआर मद का अपना बकाया रुपया 19,23,000 लेने के लिए गए तो इनसे उनके बदले में 40% कमीशन राशि की मांग की गई। 40% कमीशन राशि की व्यवस्था करने में उन्हें कुछ विलंब हुआ, लेकिन जब वो कमीशन की राशि व्यवस्था कर गए तो उन्हें पता चला कि उनके रुपए का भुगतान कार्यपालक अभियंता एवं कनीय अभियंता ने मिलीभगत कर दूसरे संवेदक को कर दिया है। इसको लेकर संवेदक रामबाबू यादव ने आरडब्ल्यूटी विभाग सहित प्रशासनिक उच्चाधिकारियों को भी आवेदन देकर विभाग पर बजाय उनके रुपए का भुगतान अविलंब कराने की गुहार चौधरी 2 साल पहले ट्रांसफर हो चुके हैं। मदन चौधरी अगले चल रहा। क्या कहना है आप लोगों का? हम एफडीआर में 2020 में काम किए थे, उसका भुगतान तो 19,23,000 रुपया राशि मदन चौधरी के द्वारा निकासी कर लिया गया, जबकि मदन चौधरी 2 साल पहले ट्रांसफर हो चुके हैं यहाँ। मदन चौधरी कौन थे? कन्या अभियंता थे। अच्छा। और कार्यपालक अभियंता केशव चौधरी सहनी थे। अच्छा। दोनों आदमी के मिली भगत से 22 दिसंबर को राशि का भुगतान करके किसी अन्य ठेकेदार के नाम पर निकासी कर दिया गया। जब हम मांगने गए, जिनके खाता पर गया पैसा, वो कहे कि हम काम किए हैं, मदन चौधरी से हमारा मैनेज हो चुका है। अब 40% की वजह मदन चौधरी हमको बोले थे देने के लिए, जो पैसा हमको व्यवस्था करने में बहुत विलम्ब हो गया। जब पैसा व्यवस्था करके गए हम। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के उप प्रमुख वीरचंद पटेल के खिलाफ लगा अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया है। उप प्रमुख ने इस दौरान अपनी भागीदारी नहीं दी, वहीं 17 पंचायत समिति सदस्यों में से 15 सदस्यों ने भागीदारी दी। गौरतलब है कि इस मामले का रिपोर्ट आगे निर्वाचन आयोग को भेजा जाएगा, जिसके आधार पर आगे के चुनाव की तारीख तय की जाएगी। उप प्रमुख वीरचंद पटेल के खिलाफ लगा अविश्वास का प्रस्ताव मधवापुर में पास हो गया। उप प्रमुख ने बहस और मतदान कार्य में अपनी भागीदारी नहीं दी। 17 पंचायत समिति सदस्यों में से कुल 15 सदस्यों ने मतदान में अपनी अपनी भागीदारी दी। सदस्यों ने बहस के बाद अविश्वास प्रस्ताव के मद्देनजर वोटिंग की। अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 12 मत डाले गए, जबकि विपक्ष में मात्र 2 मत मिले, 1 मत रद्द हो गया। बीडीओ राजेश कुमार ने बताया कि बहस और मतदान की रिपोर्ट निर्वाचन विभाग को भेजा जा रहा है। चुनाव आयोग से निर्वाचन की तिथि निर्धारित की जाएगी, उस दिन उप प्रमुख का चुनाव कराया जाएगा। बीडीओ राजेश कुमार, हाँ, अभी उप प्रमुख के अविश्वास प्रस्ताव पर बहस हुई, मतदान भी हुआ, बताएंगे कैसे क्या घोषणा हुआ, क्या रिजल्ट हुआ। दिनांक 22 तारीख को कुल 11 सदस्यों के द्वारा वर्तमान में माननीय उप प्रमुख जो कि वीरचंद पटेल जी थे, उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव हेतु आवेदन माननीय प्रखंड प्रमुख को दिया गया था और तदुपरांत उसकी प्रतिलिपि भी मुझे दी गई थी। उस आवेदन के आलोक में माननीय प्रखंड प्रमुख के द्वारा तिथि का निर्धारण किया गया। आज की तिथि का निर्धारण किया गया था अविश्वास प्रस्ताव हेतु, और उस अविश्वास प्रस्ताव पर आज सर्वप्रथम चर्चा करवाई गई। चर्चा के पश्चात चूँकि मधवापुर प्रखंड अंतर्गत कुल 17 समिति सदस्य हैं, तो स्पष्ट है कि इसमें मत विभाजन के लिए मिनिमम 9 सदस्यों की आवश्यकता है
और आज के बैठक में 17 में से 15 सदस्य समिति के सदस्य उपस्थित थे, प्रमुख को जोड़ करके। हालांकि आज के बैठक में वो प्रमुख नहीं थे, तो उस पर जो है चर्चा हुई। चर्चा के पश्चात 12 मत प्राप्त हुए थे अविश्वास के समर्थन में और 2 मत प्राप्त हुए अविश्वास के विपक्ष में, अर्थात नहीं हटाए जाने के पक्ष में, और 1 मत रद्द हुआ। इस प्रकार 15 सदस्यों के द्वारा 15 मत डाले गए, जिसमें से 12 मत अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में एवं अविश्वास प्रस्ताव के विपक्ष में 2 मत प्राप्त हुए और 1 मत रद्द हुए। और चूंकि 12 मत अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में है, इसलिए जो है आज अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया। आज अभी से जो है श्री वीरचंद पटेल जी माननीय उप प्रमुख नहीं रहे। अब आगे हम लोग निर्वाचन आयोग जिला के माध्यम से निर्वाचन आयोग को हम इसकी सूचना देंगे। तदुपरांत वहाँ से तिथि का निर्धारण होगा उप प्रमुख के चुनाव हेतु। जब तिथि का निर्धारण होगा तो हमारे जो अनुमंडल पदाधिकारी हैं उनके अध्यक्षता में चुनाव कराया निर्धारित तिथि को उप प्रमुख का चुनाव कराया जाए। धन्यवाद। सबसे पहले हम लोग अविश्वास प्रस्ताव लगाए थे उप प्रमुख के विरोध में। उसमें आज 15 पंचायत समिति सदस्य उपस्थित हुए हैं, जिसमें सबसे बड़ी गलती बात है, हम सभी सदस्यों के साथ माननीय पूर्व प्रमुख लीला देवी भी उपस्थित हुए। हम लोगों को गर्वान्वित हुआ और उन लोगों के सभी सदस्यों के साथ उपस्थित जितने भी पंचायत समिति सदस्य थे उनके द्वारा जो निर्वाचन का दिशा निर्देश है वोटिंग हुआ। उसमें 12 मत जो है सो प्राप्त हुआ हटाने के पक्ष में और 2 मत जो है सो रखने के पक्ष में हुआ है और 1 रद्द घोषित किया गया है। क्या लगता है यहाँ से मधवापुर प्रखंड के उप प्रमुख के लिए जो कुर्सी है, अब यहाँ से किस तरह की दावेदारी अब शुरू होने जा रही है? यहाँ से हम जितने पंचायत समिति उपस्थित थे इस बैठक में सभी लोगों के साथ जितने भी 17 सदस्य हैं उन लोग के साथ उपस्थित रहेंगे और कार्यकाल जो है बहुत अच्छा से ही चलेगा। हम सभी सदस्य सम्मानित हैं, हम लोग विकास की ओर ले चलेंगे अपने प्रदेश। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। लदनिया प्रखंड मुख्यालय स्थित उप डाक घर में प्रतिदिन 60 से 70 लोगों का हर रोज आना जाना विभिन्न कार्यों के लिए होता है। लेकिन आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि यह भवन वर्षों से जर्जर पड़ा हुआ है। इस बारे में कई बार विभाग को सूचना दी गई, भवन निर्माण को लेकर मांग रखी गई, लेकिन इसमें कोई बदलाव नहीं आया। भवन इस प्रकार दयनीय स्थिति में है। भवन की जर्जरता को देखकर यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। लदनिया प्रखंड मुख्यालय स्थित उप डाकघर क्षतिग्रस्त जर्जर उप डाकघर भवन में कभी भी बड़ी घटना घट सकती है। वर्षों पुराने इस भवन में संचालित उप डाकघर में एक उप डाकपाल व एक पोस्टमैन प्रतिनियुक्त है। भवन की स्थिति ऐसी है कि कभी भी दुर्घटना किसी की जान जा सकती है। भवन निर्माण को लेकर विभाग द्वारा पूर्व में अनुमोदन किया गया, लेकिन मामला ठंडे बस्ते में है। भवन जर्जर और कर्मी की कमी का दंश झेल रहे लदनिया उप डाकघर पर इन दिनों काम का बोझ भी बढ़ गया है। उप डाकपाल ललन कुमार ने बताया कि क्षतिग्रस्त भवन को लेकर विभाग द्वारा सर्वे कराया गया है। उन्होंने बताया काम अनेकों हैं, लेकिन कर्मी और संसाधन का अभाव है। एक उप डाकपाल के सहारे 8 एजेंट 10 शाखा एवं एक सिस्टम से सारा कार्य निष्पादन किया जाता है। प्रतिदिन करीब 50 से 100 उपभोक्ताओं का आना जाना विभिन्न कार्यों के लिए होता है। जमा, निकासी, रजिस्ट्री, इंडिया पोस्ट, आरडी अकाउंट, सेविंग अकाउंट समेत अन्य कार्य किए जाते हैं। प्रखंड के 10 शाखा का कार्य भी इसी उप डाकघर से होता है, जिसमें कहरी, गाढ़ा झलौन, खाजेडीह, कुमराखत, महथा, मिर्जापुर समेत अन्य पंचायत शामिल हैं। लगभग 2000 खाता धारकों का कभी न कभी कार्य के लिए आना जाना होता है। उप डाकपाल ने बताया कि एक कर्मी के माध्यम से कई तरह का काम वो भी जान जोखिम में डालकर कार्यालय संचालित कराया जा रहा है। द न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाएं 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर।
हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकर चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकर चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने, चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश, तो आज ही आए लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेनीपट्टी प्रखंड कार्यालय स्थित मेघदूतम के सभागार में बेनीपट्टी के BDO डॉक्टर रविरंजन और MO रोहित रंजन के संचालन में क्षेत्र के सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के साथ बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में विशेष रूप से सभी राशन कार्डधारी जिनका आयुष्मान कार्ड योजना में नाम नहीं है, वैसे वंचित कार्डधारियों का आयुष्मान योजना में नाम जोड़ने को लेकर कई दिशा निर्देश निर्गत किए गए। गौरतलब है कि वे सारे राशन कार्डधारी जिनका किसी कारणवश प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में नाम छूट गया है, उनका मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत नाम को जोड़ा जाएगा और इसके लिए सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को सहयोग करने को लेकर कई निर्देश दिए गए हैं। बेनीपट्टी प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित मेघदूतम सभागार में शुक्रवार को BDO डॉक्टर रविरंजन की अध्यक्षता एवं MO रोहित रंजन के संचालन में जन वितरण प्रणाली के सभी विक्रेताओं की बैठक हुई, जिसमें शनिवार 2 फरवरी से PDS डीलरों की दुकान पर अब तक आयुष्मान गोल्डन कार्ड बनाने से वंचित राशन कार्डधारियों का आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए लगने वाले कैंप की शांतिपूर्ण सफलता को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान BDO एवं MO ने कहा कि प्रखंड की सभी पंचायतों में चिन्हित PDS डीलरों की दुकानों पर अब तक आयुष्मान कार्ड बनने से वंचित राशन कार्ड धारकों का आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए 2 से 15 मार्च तक शिविर आयोजित की जाएगी। राशन कार्डधारी अपना राशन कार्ड
आधार कार्ड व मोबाइल नंबर लेकर आयोजित शिविर में सदेह उपस्थित होकर पीएम जन आरोग्य योजना या फिर सीएम जन आरोग्य योजना के तहत आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए आवेदन करेंगे। राशन कार्ड में जिन लोगों का आधार संख्या लिंक रहेगा उन्हीं का आयुष्मान कार्ड जारी हो सकेगा। बीडीओ एवं एमओ ने कहा कि पीडीएस डीलरों के भी अलावे राशन कार्डधारी अपने निकट के किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर निकट व मोबाइल के गूगल प्ले ऐप के जरिए आयुष्मान ऐप अपलोड कर उसके माध्यम से भी आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कहा कि राशन कार्डधारियों का आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए पीडीएस डीलर एवं सीएसपी के माध्यम से आवेदन किया जाना पूर्णतया निःशुल्क है। अगर आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए अप्लाई करने के नाम पर किन्हीं पीडीएस डीलर एवं सीएसपी संचालक अथवा कोई अन्य व्यक्ति या संस्थान के द्वारा राशन कार्डधारियों से अवैध राशि की वसूली किए जाने की शिकायत मिलने पर वैसे पीडीएस डीलर व सीएसपी संचालक संबंधित व्यक्ति या संस्थानों पर विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मौके पर पैक्स अध्यक्ष विवेक रॉय, पीडीएस डीलर गंगा प्रसाद गुप्ता समेत कई लोग मौजूद थे। उससे एक बार संपर्क कर लीजिएगा आज ही जाके, ताकि जो है कल से सही तरीके से इसको आप लोग इम्प्लीमेंट कर पाए। और इसमें लोगों तक ये सूचना फैलाना है कि आपको अपना आधार कार्ड और राशन कार्ड की कॉपी या राशन कार्ड नंबर से भी, क्योंकि उसमें फैमिली आईडी कभी जब हम ट्रायल कर मतलब भारत सरकार से आता था और उसमें जिनका नाम होता था सिर्फ उसी का आयुष्मान कार्ड बनता था। अब जो सरकार ने योजना बनाया है यहाँ पे कि जिन लोगों का प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड बन चुका है। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। लदनिया प्रखंड के उप प्रमुख पद के रिक्त पद को लेकर निर्वाचन संपन्न हुआ। गौरतलब है कि इसकी पूरी अध्यक्षता बीडीओ वीरेंद्र कुमार के देखरेख में की गई। इस कार्यक्रम में ध्रुव नारायण महतो 2 मतों के अंतर से उप प्रमुख पद पर विजयी हुए। लदनिया प्रखंड के उप प्रमुख के रिक्त पदों के लिए शुक्रवार को प्रखंड कार्यालय सभागार में एसडीओ वीरेंद्र कुमार की अध्यक्षता में चुनाव कार्य संपन्न कराया गया। प्रेक्षक के रूप में जिला अपर समाहर्ता शैलेश कुमार की मौजूदगी में कड़ी सुरक्षा के बीच हुए चुनाव में प्रखंड उप प्रमुख के दावेदारों में विनीता देवी के पक्ष में 9 एवं ध्रुव नारायण महतो के पक्ष में 11 मत पड़े, जबकि 1 मत रद्द किया गया। ध्रुव नारायण महतो 2 मतों के अंतर से प्रखंड उप प्रमुख के पद पर विजयी हुए। गौरतलब हो कि लदनिया प्रखंड में 21 सीट पंचायत समिति सदस्य के हैं। ध्रुव नारायण महतो के विजय होने पर पूर्व जदयू प्रखंड अध्यक्ष हरिनारायण सहनी, गंगा सागर यादव, सुरेश कामत व दिलीप चौधरी ने बधाई दी है। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधुबनी जिला के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के निर्देश के आलोक में जिला सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के द्वारा कलाकारों की टीम के माध्यम से क्षेत्रों में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जोर शोर से पूरे जिला भर में इस जागरूकता अभियान का आयोजन किया जा रहा है, जहां मधुबनी के विभिन्न कलाकारों की टीम के द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में जाकर नुक्कड़ नाटक का आयोजन कर आम भाषाओं और स्थानीय भाषा में लोगों को मतदान से संबंधित विषयों के बारे में जानकारी दी जा रही है और उन्हें मतदान करने के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इसके अलावा स्वीप कार्यक्रम के तहत विभिन्न बूथों व मतदान केंद्रों पर मेहंदी प्रतियोगिता समेत कई प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जीविका दीदी भी बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं। कुल मिलाकर जिला भर में मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से मतदाता जागरूकता अभियान का आयोजन किया जा रहा है। जिला सूचना एवं जनसंपर्क विभाग मधुबनी द्वारा मधुबनी जिला के विभिन्न प्रखंडों में नुक्कड़ नाटक की टीम के माध्यम से आम लोगों में अपने एवं अपने परिवार के सभी सदस्यों के 100% मतदान के प्रति जागरूक किया जा रहा है। गुरुवार को लोक कला मंच मधुबनी द्वारा राजनगर प्रखंड के सिमरी, पिपरौलिया रामटोला, सुगौना रामटोला तथा मेसर्स उत्थान कला जत्था की टीम द्वारा जयनगर प्रखंड के विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई। सुरभि कला मंच मधुबनी द्वारा निधि चौक एवं रहिका प्रखंड के अन्य स्थानों पर कार्यक्रमों का प्रदर्शन किया गया। नुक्कड़ नाटक की टीम में द्वारा सभी मतदाताओं को निर्वाचन के दिन आराम नहीं कर अपितु मतदान करते हुए एक जिम्मेदार नागरिक का फर्ज निभाने का संदेश दिया गया। कला जत्था के सदस्यों द्वारा मतदाताओं को सेल्फी स्टैंड के द्वारा सेल्फी खींचकर भी उत्साहित किया गया।
साथ ही स्थानीय भाषा में हास्य व्यंग की प्रस्तुति कर लोगों को खूब मनोरंजन किया। कार्यक्रम के दौरान लोगों से मतदान में भाग लेने हेतु शपथ भी दिलाई गई। वहीं जिले में स्वीप कार्यक्रम के तहत वैसे मतदान केंद्र जहां पिछले चुनाव में मतदान प्रतिशत काफी कम था, वहां जीविका दीदियों के द्वारा लगातार प्रभात फेरी रैली के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मधुबनी जिला के अंकेक्षण कार्यालय के प्रधान सहायक एहतसामुल हक सेवानिवृत्त हो गए। उनके सेवानिवृत्त होने पर कार्यालय में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। जिला अंकेक्षण कार्यालय में 25 सालों की सेवा देने के बाद भी प्रधान सहायक एहतशामुल हक गांव की खेती से हमेशा जुड़े रहे। खेती से यही लगाव उन्हें जीवन की डोर से जोड़कर रखेगा। गुरुवार को जिला अंकेक्षण कार्यालय के प्रधान सहायक के सेवानिवृत्त होने के दौरान आयोजित विदाई समारोह की अध्यक्षता करते हुए जिला अंकेक्षण पदाधिकारी प्रियदर्शी ने यह बात कही। इन्होंने कार्यालय में इनके परस्पर सहयोग की भावना की सराहना की और कहा कि हर कर्मियों के लिए इनका कार्यकाल अनुकरणीय रहेगा। वहीं सेवानिवृत्त हुए प्रधान सहायक मोहम्मद एहतशामुल हक ने कहा कि जीवन ऐसा जिए कि कभी यह एहसास नहीं हो कि वे रिटायर्ड हो रहे हैं। कार्यालय में अधिकारियों के मार्गदर्शन व कर्मियों के सहयोग के लिए सभी को उन्होंने धन्यवाद दिया और कहा कि वे हर समय उनके लिए खड़े रहेंगे। कहा कि वे खेती से नियमित रूप से जुड़े रहे हैं, जो उनके जीवन का मूल ध्येय रहा है। इसी तरह सभी अपने को पर्यावरण संरक्षण, खेती, पशुपालन से जोड़कर रखे ताकि कभी किसी को किसी की कमी न खले। कोशिश किया अपने सेवा में कि जहाँ तक हो सब लोगों से मिलजुल कर, जहाँ जहाँ का मेरा इतिहास है सब लोगों से मिलजुल करके एकदम हम काम किए। कहीं भी हम लोगों को किसी लोगों के साथ बैर नहीं रहा और यहाँ भी 6-7 महीने रहे। सर के से बहुत अच्छा सहयोग मिला। जहाँ हमको तो ऐसे जहाँ रहे 1-2 पदाधिकारी छोड़ करके जितने पदाधिकारी थे सबसे इतना अच्छा सहयोग मिला। ऑफिस से निकलते थे तो बात होती थी हक भाई, ऐसे कहते थे हमको, दूसरी बात कुछ नहीं कहते थे। लेकिन फिर भी यहाँ हम अपने तौर पर जो भी हमसे बन पड़ा किए हैं। और अब मेरा तो आखिरी दिन था आज, लेकिन फिर भी इसके बाद भी अजीत जी को हम बोले हैं कि हम यहाँ बगल के हैं, जब कभी ज़रूरत हो हमसे जिस तरीके की मदद की ज़रूरत हो हम उनको देने के लिए तैयार रहेंगे। हैं बड़ा बाबू हमारे ऑफिस में लगभग 6 महीना से 7 महीना के करीब रहे हैं और इनके द्वारा किया गया कार्य इस ऑफिस में बहुत ही, मैं खुद एक नया ऑफिसर था, इनसे पहले 2-3 और भी बड़ा बाबू लोग आए थे, सभी लोग काम किए, बट इतना नीट एंड क्लीन काम जो मेरे लिए भी पहली बार थी। सभी लोग अच्छे लगते हैं नो डाउट, लेकिन हमेशा जब आप 4-5-10 लोगों के साथ काम करने लगते हैं तो आप जाके कंपेयर करने लायक होते हैं, चीज़ों को आप एक दूसरे के साथ नाप तोल सकते हैं। इनके समय पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो ऑफिस में शुरू में ऐसा नहीं पता था मुझे, नया के कारण भी, लेकिन धीरे धीरे इतना नीट एंड क्लीन काम, कोई भी काम लाना तो उसके साथ नोट शीट रखना, बहुत सारी छोटी छोटी बातें जो मोटी मोटी बातें बेसिकली होती है शक्तिमान वाली, तो वो सब चीज़ सर उसमें बहुत निपुण थे। जाते जाते हम हमेशा एक सुझाव देते थे अजीत जी को कि इनके जाने के बाद इनसे जितना हो सके उतना सीख लीजिए। अपने आप में एक बहुत बड़ा किताब है ये चलता फिरता, इनसे जितना हो सके इनसे सीख लीजिए, आगे हमेशा लाइफ में काम आएगा। हम भी इनसे काफ़ी कुछ सीखे हैं। सबसे बड़ी चीज़ है डाउन टू अर्थ वाली चीज़, और सबसे बड़ी चीज़ है सभी के लिए बहुत कद्र और ऑनेस्टी, तो सभी लोग जानते हैं। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल,
रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम, अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। बेनीपट्टी प्रखंड मुख्यालय के उगना चौक के समीप जदयू नेता संजीव कुमार झा मुन्ना के कार्यालय में बिहार के मुख्यमंत्री जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार का 73वां जन्म दिवस मनाया गया। इस दौरान केक काटकर सभी ने उनके जन्म दिवस को मनाया और उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों में पूरे तन मन धन से सहयोग करने की शपथ भी ली। मौके पर सैकड़ों की संख्या में जदयू के कार्यकर्ता मौजूद थे। बेनीपट्टी प्रखंड मुख्यालय के उगना चौक के निकट जदयू नेता संजीव कुमार झा मुन्ना के कार्यालय में शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का 74वां जन्म दिवस पार्टी कार्यकर्ताओं ने बड़े ही हर्ष और उत्साह के साथ केक काटकर मनाया। इस दौरान बिहार प्रदेश जनता दल यू के सचिव सह दरभंगा जिला प्रभारी संजीव कुमार झा मुन्ना ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई देते हुए ईश्वर से कामना की कि मुख्यमंत्री स्वस्थ एवं दीर्घायु रहे तथा सदैव बिहार की उन्नति व समृद्धि के लिए कार्य करते रहें। मौके पर जदयू नेता सुभाष ठाकुर, फीरन चौधरी, कमलकांत ठाकुर, नसीम नद्दाफ, पप्पू पासवान समेत कई लोग मौजूद थे। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड स्थित सिंचाई विभाग के निरीक्षण भवन में पूर्व कांग्रेस पार्टी के पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर शकील अहमद ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी जमकर निशाना साधा। इसके साथ ही अपनी बातें भी रखी। मोदी, मेहुल चोकसी जो पैसा लेके भागे लोग,
इन सब को नोटबंदी के बाद बैंक से लोन दिया गया। जिनका बाकी था उनको माफ किया गया और जो उसमें और जिन्होंने इलेक्शन में मदद लिया था उनको बाद में मदद की गई। तो आप सोच सकते हैं कि जो सरकार इस तरह के भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व हो, उसको ये दावा करना कि कहीं भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा, मैं समझता हूं कि यह हास्यास्पद है। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट ने जो इलेक्टोरल बॉन्ड को अभी इलीगल कहा, उस पर रोक लगाई, वो उजागर करता है और बिल्कुल दर्शाता है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किस तरह भ्रष्टाचार किया है, जिसको हिंदी में हम लोग देहात में कहते हैं छिनतई। कि आपके यहाँ छापा मरवा दिया और आप सरेंडर किए तो आपसे पैसा लेके एजेंसियों को कह दिया कि अब ढीले पड़ जाओ, और नहीं हुआ तो फिर उसके साथ कराई कर रहे हैं। ये सिर्फ राजनीतिक लोगों के यहाँ ईडी और सीबीआई का मामला नहीं है। ये जो बिजनेस करते हैं लोग, जिन्होंने उनको पैसा नहीं दिया, उनके यहाँ छापा मरवाया, उनसे इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर के मामला रफा दफा कर दिया। तो इस बात को देश के लोगों को मालूम होना चाहिए, देश की जनता को मालूम होना चाहिए। और आपका जनतंत्र में आप तीसरे स्तंभ हैं, चौथे स्तंभ हैं आप सबसे मजबूत, लेजिस्लेटर, जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव और पत्रकार, मीडिया। तो आपके जरिए हम अपील करना चाहते हैं आपसे भी कि देश की जनता को इन बातों को अवगत कराइए। लोग भ्रम फैलाने की जो कोशिश कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि जितने आरोप नरेंद्र मोदी जी की सरकार पे लगे हैं, हिंदुस्तान की किसी सरकार पे वो नहीं लगे। इसलिए इन्हीं बातों पे मैं चर्चा करना चाहता था। अगर कोई साथी कुछ पूछना चाहते हैं तो। नोटबंदी इसलिए लगाई गई कि जिन लोगों से भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इलेक्शन के समय में मदद लिया था, जिन बड़े बिजनेस हाउसेस से, उनको मदद करने के लिए उन्होंने लोन लिया हुआ था बैंक से। उन्होंने कहा कि हमको क्या मदद कीजिए कि हमारा लोन माफ करवा दीजिए। बैंक्स को कहा गया कि भाई ये जो बड़े बिजनेसमैन हैं और कुछ छोटे भी, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, जिनका आप नाम जानते हैं, कि इनको नया लोन दे दीजिए और जो पुराने जिनका लोन है माफ कर दीजिए। बैंक्स ने कहा कि हमारे पास पैसा कहाँ है, पैसा तो 2-3 लाख करोड़ रुपया रिजर्व बैंक रखती है कि देश पर कुछ आपत नागहानी आ जाए, पूरा भूकंप आ जाए, बाढ़ सुखाड़ हो जाए, पाकिस्तान अटैक कर दे, चाइना अटैक कर दे, दोनों मिलके एक साथ अटैक कर दे, तो कंटीजेंसी के लिए रिजर्व बैंक 2-3 लाख करोड़ रुपया ये करता है। 2-3 लाख करोड़ रुपया, आप लोगों को लगता होगा इतना पैसा, 86 लाख करोड़ रुपए के नोट छपे हुए थे। जो 1500 का नोटबंदी हुआ था, वो 46 लाख करोड़ की नोट छपा हुआ था जो सर्कुलेशन में थे। तो बैंक ने कहा पैसा नहीं है, आप अपील कीजिए तो हम को लोग पैसा जमा करेंगे, हम माफ कर देंगे, नया लोन भी दे देंगे। तो किसी के अपील करने से कोई कारोबार बंद करके तो पैसा बैंक में जमा नहीं करेगा। तो एक दिन नोटबंदी हुई और 3 महीने का वक्त दिया गया कि आप पैसा जमा कर दीजिए। देश के लोग अभी भी बात कीजिए तो 99 पॉइंट समथिंग कहेंगे कि वापस आ गया पैसा। और वो पैसा वापस आने के लिए वो जो 86 लाख करोड़ का नोट छपा था, वो जब बैंक में जमा हो गया तो उसमें से अभी तक 12 लाख करोड़ से ज्यादा नरेंद्र मोदी सरकार ये बड़े पूंजीपतियों का माफ कर चुकी है। कि बैठक होगी मेरे ख्याल में परसों 3 तारीख को मीटिंग है। आपके जरिए हम लोगों से अपील भी करेंगे कि कांग्रेस के भी लोग रहेंगे, तेजस्वी जी रहेंगे, आरजेडी के लालू जी रहेंगे, सब लोग रहेंगे, हमारे गठबंधन के सीपीएम के, माले के सभी लोग रहेंगे, ज्वाइंट रैली है। उसके बाद हम समझते हैं कि सीटों का फैसला होगा। जहां तक मेरा व्यक्तिगत मामला है, मैं 16 अप्रैल 2023 को ही घोषणा कर चुका कि मैं लोकसभा या विधानसभा का चुनाव अब जीवन में नहीं लड़ूंगा। उस फैसले पर मैं अभी भी कायम हूं कि मैं, लेकिन
हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी को मिले, हम कांग्रेसी हैं, हमारी पार्टी नहीं तो गठबंधन का कोई भी उम्मीदवार आएगा तो हम लोगों से जो हो सकेगा हम लोग मिलकर करेंगे। आला कमान का अगर निर्णय हो आपके पास? यहाँ लड़ने वाले किसी के बगैर किसी का काम रुका है दुनिया में, चलता रहता है। मेरा व्यक्तिगत फैसला है। 24 में महागठबंधन का क्या रोल रहेगा, कितने सीटें आएंगे? देखिए, ये तो कोई भविष्यवाणी या भविष्य वक्ता हम लोग नहीं है, लेकिन जो समाज में मोदी जी की सरकार के लिए और उनके परफॉर्मेंस के जो लोगों में आक्रोश है, जो महंगाई की वजह से लोगों को आक्रोश है, जो बेरोजगारी, हमारे नौजवान बेरोजगार हैं, अभी किसान का आंदोलन चल रहा है। मोदी जी ने वादा किया था कि एमएसपी हम देंगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसको कहते हैं। स्वामीनाथन जी को वो भारत रत्न अवार्ड दिया, जिनका वो रिकमेंडेशन है, उनको तो भारत रत्न दे दिया, लेकिन उनका रिकमेंडेशन है कि किसानों को एमएसपी दीजिए, वो देने को तैयार नहीं है। इसलिए किसान कहा था कि 2022 तक किसानों की आमदनी दुगुनी हो जाएगी। आप सब हम लोग किसान समाज के हैं, क्या किसानों की आमदनी दुगुनी हुई? बल्कि घट गई पहले से। कहा था कि भारत के हर व्यक्ति के सर पे छत रहेगी, यानी उनको मकान दे दिया जाएगा। आप बता दीजिए, आप हम सब इसी समाज में रहते हैं, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, ये बात थी। रोजगार घट रहा है, रोजगार इस देश में बढ़ नहीं रहा है। तो इसलिए लोगों में नाराजगी है, निराशा है, लेकिन भावनात्मक मुद्दों पे कुछ वोट होता है, उसमें कुछ फायदा हो जाता है। इसीलिए मोदी जी या उनको कोई समर्थन न रोजगार पर बोलेंगे, न किसान पर बोलेंगे, न महंगाई पर बोलेंगे। वो आपको भावनात्मक मुद्दे पे भटकाएंगे और लोगों की कोशिश करेंगे कि लोगों का दिमाग असली मुद्दे की तरफ नहीं जाए, भावनात्मक मुद्दे की तरफ रहे। लेकिन देश की जनता, भारत का जनतंत्र भी अब परिपक्व हो रहा है। कई विधानसभा के चुनाव वो हारे हैं आज के दिनों में। अभी हाल में उसमें भी बहुत लोगों को भ्रम है। 5 राज्य का चुनाव हुआ, 3 भारतीय जनता पार्टी जीती, हम एक ही जीत पाए तेलंगाना में। लेकिन वोट जो टोटल 5 प्रदेश में आया, उसमें कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी से 10 लाख वोट ज्यादा है, जोड़ के सब राज्यों में। तो लोग अब पहचानने लगे हैं, भारत का जनतंत्र परिपक्व हो रहा है। धीरे धीरे लोगों को असर होगा। भावनात्मक मुद्दे 1 इलेक्शन 2 इलेक्शन कितने दिन? तो इसलिए जब लोगों को लगेगा कि ये भावनात्मक मुद्दे असल हमारे जो समस्याएं हैं, आज बेरोजगारी इस देश में 45 सालों में सबसे ज्यादा, उसको क्या कहते हैं हम आप समाज। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। कलवाही प्रखंड प्रमुख पर लगे अविश्वास प्रस्ताव का चुनाव संपन्न हुआ। इसकी देखरेख मधुबनी के सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार के नेतृत्व में हुई। इस दौरान कलवाही प्रखंड प्रमुख महेश चंद्र सिंह उर्फ सज्जन सिंह पुनः दोबारा जीते। कलवाही प्रखंड प्रमुख पर लगे अविश्वास प्रस्ताव का चुनाव शनिवार को सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार की देखरेख में संपन्न हुआ, जिसमें कलवाही प्रखंड प्रमुख महेश चंद्र सिंह उर्फ सज्जन सिंह पुनः दोबारा जीते। मधुबनी के सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार ने बताया कि प्रमुख पद चुनाव के लिए 2 लोग महेश चंद्र सिंह उर्फ सज्जन सिंह एवं रामदयाल पासवान ने नामांकन किया था। महेश चंद्र सिंह उर्फ सज्जन सिंह को 9 मत एवं रामदयाल पासवान को भी 9 मत आया, 2 मत बोक्स गिरा। कलवाही प्रखंड में कुल 20 पंचायत समिति सदस्य हैं। कलवाही प्रखंड प्रमुख महेश चंद्र सिंह उर्फ सज्जन सिंह को मधुबनी सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार ने प्रमुख पद का प्रमाण पत्र दिया। कलवाही प्रखंड प्रमुख ने बताया कि कलवाही के सभी आम जनता के विश्वास पर खरा उतरेंगे। क्षेत्र में समस्या को सुनकर उनको सुलझाना उनका पहला प्राथमिकता होगा। कलवाही प्रखंड में सभी रुके हुए काम को करना और प्रखंड को विकास के मामले में नंबर 1 पर लाना है। उन्होंने बताया कि कलवाही प्रखंड के किसी भी जनता को उनसे कोई शिकायत नहीं होगी। प्रमुख चुनाव सर कैसे रहा? अभी प्रमुख का चुनाव जो है निर्वाचन आयोग के नियम के अनुसार कराया गया है, जिसमें कि महेश चंद्र सिंह को विजेता घोषित किया गया है और पूरी प्रक्रिया वीडियोग्राफी कराते हुए निर्वाचन आयोग के नियम के अनुसार संपन्न कराया गया। कितना मत और कौन कौन नामांकन किए थे सर? 2 नामांकन प्राप्त हुआ था, एक महेश चंद्र सिंह, दूसरा दयाराम पासवान। तो दोनों को कुल 9 मत प्राप्त हुए थे। 2 मत जो थे वो इनवैलिड थे
तो उसके बाद फिर जो लॉटरी की प्रक्रिया होती है वो अपनाते हुए उस प्रक्रिया को अपनाया गया और महेश चंद्र सिंह जमीन नहीं था, यह बाहरी शक्ति द्वारा साजिश रचा गया था, जो आज उसका जो पर्दाफाश हुआ और उसका जो माफियागिरी है वह कलवाही ब्लॉक से खत्म जिंदाबाद। चलो 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 चलो। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। मधुबनी समाहरणालय के जिला पदाधिकारी कार्यालय प्रकोष्ठ में जनता के दरबार में जिला पदाधिकारी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मधुबनी जिला भर से कुल 122 परिवादी अपनी शिकायतों के साथ डीएम अरविंद कुमार वर्मा के पास पहुंचे, जहां जिला पदाधिकारी ने न केवल परिवादियों की शिकायतों को सुना बल्कि कई शिकायतों का त्वरित निष्पादन किया। वहीं से शिकायतों को लेकर संबंधित विभाग के वरीय पदाधिकारियों को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ इसका निष्पादन करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में आयोजित जनता के दरबार में जिलाधिकारी कार्यक्रम में आए 122 परिवादियों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुना, जिसमें कई मामलों में स्वयं संबंधित पदाधिकारियों से दूरभाष पर बात कर त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया। शेष आवेदनों को संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को 100 समय निष्पादन को लेकर अग्रसारित कर कृत कार्रवाई से अवगत कराने का निर्देश दिया। प्राप्त शिकायतों में भूमि अतिक्रमण, भूमि विवाद, नल जल योजना, आपसी विवाद, जन वितरण से संबंधित मामले सबसे अधिक पाए गए। इसके अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षा योजना, बाल विकास परियोजना, शिक्षा सहित अन्य कार्यालय में लंबित मामले भी प्राप्त हुए। जिलाधिकारी ने न केवल आए हुए परिवादियों की समस्याओं को सुना बल्कि उन समस्याओं के संदर्भ में संबंधित अधिकारियों को कई आवश्यक निर्देश भी दिए। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्राप्त जन शिकायतों को पूरी गंभीरता से लेकर सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ उसका त्वरित निष्पादन करे। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त दीपेश कुमार सहित कई अधिकारी उपस्थित थे। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। बिहार प्रदेश लोहार कल्याण समिति के द्वारा समाजसेवी स्वर्गीय चंदेश्वर ठाकुर के निधन पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। खजौली प्रखंड के कन्हौली में आयोजित इस श्रद्धांजलि सभा में स्वर्गीय चंदेश्वर ठाकुर के तैलचित्र पर माल्यार्पण करते हुए सभी ने 2 मिनट का मौन धारण कर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। खजौली प्रखंड क्षेत्र के कन्हौली गांव स्थित श्रीकांत ठाकुर के दरवाजे पर समाजसेवी स्वर्गीय चंदेश्वर ठाकुर के निधन पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला लोहार कल्याण समिति के अध्यक्ष श्याम सुंदर विश्वकर्मा द्वारा किया गया। वहीं मंच संचालन जिला लोहार कल्याण समिति के उपाध्यक्ष लक्ष्मण ठाकुर द्वारा किया गया। इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम के दौरान बिहार प्रदेश लोहार कल्याण समिति नेता डॉक्टर सत्यनारायण शर्मा समेत दर्जनों लोहार समुदाय के लोग व समाज सेवियों ने कल्याण समिति के संस्थापक सदस्य स्वर्गीय चंदेश्वर ठाकुर के तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर 2 मिनट का मौन धारण कर उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना की। जिलाध्यक्ष श्याम सुंदर विश्वकर्मा ने कहा कि लोहार जाति के नेता समाजसेवी स्वर्गीय चंदेश्वर ठाकुर का निधन 18 फरवरी को अचानक हो जाने से बिहार प्रदेश लोहार जाति में शोकाकुल माहौल छा गया। उन्होंने कहा कि लोहार जाति को अनुसूचित जाति के दर्जे को लेकर जिला से प्रदेश तक में सरकार से लड़ाई लड़ी, लेकिन कुछ काम को अधूरा छोड़ सभी के बीच से चल पड़े। उन्होंने श्रद्धांजलि कार्यक्रम के दौरान शपथ लिया कि उनके छूटे हुए काम को सरकार से लड़ाई जारी करके पूरा करेंगे। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DIN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।